माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं और उनकी एक दिन के स्वागत और एक दिन की सभा के लिए खर्चा बताया जा रहा है 61 करोड़ रुपए का। तो देख लो भाई कहाँ लग रहे हैं 61 करोड़ रुपए, ये देखो भाई। जरा सोचिए, देश के गृह मंत्री की रैली हो, करोड़ों रुपए फूके जा रहे हों, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाने हों और फिर भी कुर्सियां खाली पड़ी हों, महिलाएं कैमरे के सामने खड़ी होकर चीख रही हों कि हमें झूठ बोलकर लाया गया है, हम तो मीटिंग समझकर आई थी, ये तो बीजेपी की रैली निकल गई। जिस आदमी को कल तक 21वीं सदी का चाणक्य कहा जाता था, आधुनिक सरदार पटेल बताया जाता था, लौह पुरुष का खिताब दिया जाता था, उसी रैली में आज हालत यह है कि लोगों को धोखे से पकड़कर लाना पड़ रहा है। और इसके बावजूद ग्राउंड आधा खाली। ये कोई छोटी मोटी सभा नहीं थी, ये अलवर की वो रैली थी जिस पर सरकारी खजाने से 61 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा किया जा रहा है। एक दिन के स्वागत, एक दिन की सभा और बिल 61 करोड़, यानी हर सेकंड कितना खर्च हुआ, ये आप हिसाब लगाइए। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि खुद वहां लाई गई महिलाएं कैमरे पर बोल रही हैं कि आज के बाद कोई महिला नहीं आएगी, हमें झूठ बोलकर लाया गया, सड़ा हुआ खाना दिया गया, किसी को खाना मिला, किसी को नहीं मिला, और ऊपर से बेइज्जती अलग। मैं राहुल और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड, और आज मैं आपको बताऊंगा कि तथाकथित चाणक्य की चमक इतनी फीकी क्यों पड़ गई है कि अब भीड़ जुटाने के लिए भी झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। दोस्तों, पूरा मामला समझिए। 16 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी अलवर पहुंचे, साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी थे। विजयनगर ग्राउंड में जनसभा रखी गई थी और दावा किया गया था कि यहां से पूरे राजस्थान के लिए 6279 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। सुनने में तो बहुत बड़ी बात लगती है। 933 विकास कार्य, अलवर जिले में ही 783 करोड़ के 51 प्रोजेक्ट, नया सारस डेयरी प्लांट, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में 10,500 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र। कागज पर देखें तो लगेगा कि वाह क्या धमाकेदार कार्यक्रम है, जनता तो पागल हो जाएगी सुनकर। लेकिन जमीन पर पहुंचकर देखिए, जमीन पर वो हो रहा था जो किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। कांग्रेस विधायक टीकाराम जूली ने बकायदा लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर प्रदेश सरकार और प्रशासन ने भीड़ जुटाने के लिए अलवर की जनता पर तानाशाही और अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी। और ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है, इसका सबूत खुद वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जिन महिलाओं को गांव-गांव से बसों में भरकर लाया गया, वो कैमरे के सामने खुलेआम बोल रही हैं कि उनसे कहा गया था कि किसी सरकारी मीटिंग में ले जा रहे हैं, वहां जाकर पता चला कि रैली है। देखो, ये हमको झूठ बोल के लेकर आए कि मीटिंग में जा रहे हैं और ये हमको बीजेपी की रैली में लेकर आए। आज के बाद कोई भी महिला नहीं आएगी, ये तो है। ये झूठ बोल के लेकर आए सारी महिलाओं को। देखो सब गुस्सा, और ये ऐसे सड़ा हुआ खाना दिया है सबको, और किसी को मिला किसी नहीं मिला, सबको झूठ बोल के लेकर आए। सबको झूठ बोल के लाए, मीटिंग में जा रहे हैं और ये बीजेपी की रैली में लेकर आए। देखो खाने का बंदोबस्त इतना घटिया कि लोग नाराज, किसी को खाना मिला किसी को नहीं मिला, ऊपर से बारिश हो गई तो पानी भरने लगा। 16 तारीख को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं और उनकी एक दिन के स्वागत और एक दिन की सभा के लिए खर्चा बताया जा रहा है 61 करोड़ रुपए का। तो देख लो भाई कहाँ लग रहे हैं 61 करोड़ रुपए, ये देखो भाई। पानी से बचने के लिए, पानी ना भरे, नीचे कोई दिक्कत नहीं आए किसी को। तो ये देखो पूरी पिलाई लगाई गई है, नीचे पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है पूरे में। और ऐसे भाई 3 टेंट है, एक इधर। और आज सुबह 10 मिनट की बारिश में इतना ज्यादा पानी भर जाता है, इसकी व्यवस्था के लिए इनके पास रुपए नहीं। अब सोचिए, अगर वाकई इस आदमी की इतनी लोकप्रियता होती, अगर वाकई जनता के दिलों में जगह होती, तो क्या जरूरत पड़ती महिलाओं को झूठ बोलकर लाने की, क्या जरूरत पड़ती छात्रों को पहले से हिरासत में लेने की। हाँ, ये भी सुन लीजिए, रैली से पहले ही राजस्थान पुलिस ने RR कॉलेज के छात्रों को उठा लिया था। कहा गया कि ये छात्र काले झंडे दिखाने की तैयारी कर रहे थे। छात्र क्या मांग रहे थे? कोई देश विरोधी काम नहीं कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे छात्र संघ चुनाव बहाल करने की। वो सवाल उठा रहे थे जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज पर, वो पूछ रहे थे कि मत्स्य घोटाले के बारे में, और वो शिकायत कर रहे थे सड़कों की खस्ता हालत पर। लेकिन इन सवालों का जवाब देने की जगह पुलिस ने पहले ही उन्हें उठा लिया, क्योंकि सवाल असहज करते हैं और आजकल का जो माहौल है उसमें सवाल पूछने वाला ही देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। याद कीजिए 1 अगस्त को जब अमित शाह और NSA अजीत
डोभाल पुणे गए थे तब भी आधी रात को महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस और पुणे सिटी कांग्रेस के नेताओं को उठा लिया गया था। 16 घंटे हिरासत में रखा गया, मोबाइल फोन तक जब्त कर लिए गए। शिवसेना उद्धव गुट के वसंत मोरे को भी सिर्फ इसलिए हिरासत में लिया कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया था। यानी अब पैटर्न सा बन गया है कि गृह मंत्री जहां भी जा रहे हैं वहां पहले से विरोधियों को सलाखों के पीछे कर दो, फिर सामने से भीड़ को धोखे से बुला लो, फिर उसकी वीडियो बनाकर दिखाओ कि देखो कितना जन समर्थन मिल रहा है, और फिर बड़ी शान से बोलो कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया, राहुल गांधी ने ये कर दिया, राहुल गांधी ने वो कर दिया। भाई अपनी रैली में पहले जनता तो ले आओ, फिर वंदे मातरम पर लेक्चर देना। ये तो वही बात हुई कि खुद के घर में खाने को दाना नहीं और दूसरों को खाने की तमीज सिखा रहे हो। दोस्तों, एक वक्त था जब वाकई इन्हें चाणक्य कहा जाता था, वाकई सरदार पटेल का दर्जा दिया जाता था, वाकई इनके भाषण सुनने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर से आते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? संसद में पेगासस वाले मामले पर ये गायब रहे, कई बड़े मुद्दों पर चुप्पी साध ली, कई फैसले ऐसे हुए जिनसे इनके अपने घनघोर समर्थक भी नाराज हो गए। मेरा दावा नहीं है, आप जमीनी सर्वे करवा लीजिए, जो इनके 50-60% कट्टर समर्थक हुआ करते थे वो आज दूरी बना चुके हैं। वो खुलेआम कह रहे हैं कि ये वो आदमी नहीं है जो हम सोच रहे थे। और जब कट्टर समर्थक ही किनारा कर लें तो आम जनता भला क्यों आएगी रैली में? इसलिए मजबूरी में झूठ बोलकर धोखे से गांव-गांव से बसों में ठूस कर लाना पड़ रहा है, और फिर भी ग्राउंड आधा खाली। इससे बड़ी फजीहत और क्या हो सकती है? अब इसी बीच एक और खबर आ रही है। राहुल गांधी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिख दिया है। रांची में जो छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है उसे लेकर राहुल गांधी ने साफ लिखा है कि हेमंत जी आप खुद जाइए, छात्रों के डेलीगेशन से मिलिए, उनकी बात सुनिए, क्योंकि युवा ही भारत का भविष्य है। ये पत्र लिखते ही झारखंड की राजनीति में हड़कंप मच गया, क्योंकि यहां तो इंडिया गठबंधन की सरकार है, यहां तो कांग्रेस भी सत्ता में साझेदार है, और खुद कांग्रेस के नेता अपनी ही गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सलाह दे रहे हैं कि छात्रों की सुनो। ये देखिए, ये अंतर है। एक तरफ बीजेपी है जो छात्रों को उठाकर लॉकअप में डाल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अपने सहयोगी को खुद पत्र लिखकर कहती है कि जाओ छात्रों से मिलो। दोनों में फर्क आप देख सकते हैं। छात्रों का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही हैं, और अगर हो भी जाती हैं तो नियुक्तियां रुक जाती हैं। ये पूरे देश का दर्द है, सिर्फ राजस्थान या झारखंड का नहीं। और इसी दर्द को लेकर एक और साहब निकले थे मैदान में, बाबा रामदेव। कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बोल रहे थे कि देश में बहुत बड़ा घपला हो रहा है, नौकरियां बेची जा रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, चीटिंग हो रही है, अगर परीक्षा भी हो जाए तो नौकरी नहीं मिलती, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद आंदोलन कर दूंगा, छात्रों के साथ सड़क पर उतरूंगा। बाबा को लगा कि अब वो वक्त आ गया है कि जब सत्ता परिवर्तन होगा, जनता नाराज है, आंदोलन चलेगा और वो उसका चेहरा बनेंगे। लेकिन बाबा एक बात भूल गए, चुनाव उत्तराखंड में 27 में है, ठीक है, लेकिन केंद्र में तो अभी बीजेपी की ही सरकार है, और केंद्र में जो सरकार है उसके तार से बाबा का व्यापार भी जुड़ा हुआ है। और जैसे ही किसी ने बाबा के कान में बात डाली होगी, बाबा के सुर बदल गए। मात्र 24 घंटे भी नहीं लगे, 24 घंटे के अंदर पूरा नैरेटिव पलट गया। बाबा वो बातें नहीं कर रहे, अब बाबा कह रहे हैं कि बच्चे आंदोलन करेंगे तो पढ़ेंगे कब? आंदोलन का ये तरीका नहीं है, संयम रखो, धैर्य रखो। भाई कल तक तो आप खुद आंदोलन करने निकले थे, आज अचानक बच्चों को धैर्य का पाठ पढ़ाने लगे। ये होता है फर्क। एक तरफ वो लोग होते हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, जिनका कोई व्यापार नहीं होता, कोई कंपनी नहीं होती, कोई फैक्ट्री नहीं होती, इसलिए वो खुलकर लड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ वो होते हैं जिनका सारा कारोबार, सारी दुकानदारी, सारा साम्राज्य सत्ता की कृपा पर टिका होता है। ऐसे लोग जब भी सत्ता से टकराने की बात करते हैं तो उन्हें पहले अपने बही खाते की चिंता होती है, अपने कारखाने की चिंता होती है, अपने बिजनेस एम्पायर की चिंता होती है। और यही वजह है कि बाबा ने 24 घंटे में यू टर्न ले लिया। अब ये बात अलग है कि इस यू टर्न के बाद बाबा की जो साख थी वो भी मिट्टी में मिल गई, क्योंकि युवा तो देख रहे हैं ना, युवा तो समझ रहे हैं कि जब असली वक्त आया तो आप भाग गए। तो अब बाबा को कौन गंभीरता से लेगा, यही सोचने की बात है। इधर एक और साहब हैं जिनकी बड़ी बुरी फजीयत हुई है। इनका नाम है पंकज फडणवीस। ये साहब खुद को सावरकर विशेषज्ञ बताते हैं, रिसर्चर बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं, और महात्मा गांधी के खिलाफ भी अक्सर बोलते रहते हैं। तो हुआ क्या, राहुल गांधी के खिलाफ जो सावरकर संबंधी टिप्पणियों वाला केस चल रहा था उसमें पंकज साहब भी शामिल होना चाहते थे। सोचा कि इस मौके पर थोड़ा पब्लिसिटी मिल जाएगी, नाम चमक जाएगा, चैनलों पर बुलाया जाने लगेगा। लेकिन कोर्ट ने पंकज को ऐसा आईना दिखाया कि पंकज साहब आज व्हाट्सएप पर सिर्फ फॉरवर्ड कर रहे होंगे। कोर्ट ने साफ कहा कि तू है कौन,
तेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, तेरा कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है और तूने कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद किया है, इसलिए 1000 रुपये का जुर्माना भर। बेचारे पंकज साहब पब्लिसिटी लेने गए थे, पब्लिसिटी तो छोड़ो, जेब से 1000 रुपये और निकल गए। और ये सिर्फ पंकज की कहानी नहीं है, ये उन तमाम लोगों की कहानी है जो राहुल गांधी को गाली देकर, नीचा दिखाकर, विवाद खड़ा करके अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कद बढ़ना तो दूर, कद घट रहा है और जेब से पैसा भी जा रहा है। अब आइए एक और तस्वीर पर जो आगरा से आई है। ताजमहल के सामने मेहताब बाग में एक कार्यक्रम हुआ। दावा किया गया कि हिंदुवादी संगठन से जुड़े लोगों ने सावन के तीसरे सोमवार पर वहां पूजा अर्चना की, आरती उतारी और ताजमहल को शिव मंदिर बताया। अब ताजमहल शिव मंदिर है कि मकबरा है, यह बहस पुरानी है, लेकिन आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष जो एक IAS अधिकारी हैं, उन्होंने वहां भंडारे का आयोजन कराया कांवड़ियों के लिए। भंडारा कराना कोई गलत बात नहीं है, कांवड़ियों की सेवा करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन जो गाने वहां बज रहे थे वो भोले बाबा के भजन नहीं थे, वो पार्टी पॉलिटिक्स वाले गाने थे। यानी सरकारी अधिकारी पद पर बैठकर सरकारी पैसे से आयोजन करके एक विशेष पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और सामने ताजमहल खड़ा है जिसे पूरी दुनिया मोहब्बत की निशानी मानती है, यूनेस्को की विश्व धरोहर मानती है। लेकिन यहां भी वही राजनीति घुस चुकी है। संविधान क्या कहता है? सरकारी अधिकारी को किसी को राजनीतिक विचारधारा से दूर रहना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए। लेकिन आजकल तो लगता है कि तटस्थता का मतलब ही खत्म हो गया है। अब तो तटस्थ रहने वाले अधिकारी की तरक्की रुक जाती है और पक्षपाती अधिकारी की तरक्की तेज हो जाती है। इसी सिलसिले की एक और कड़ी देखिए। फिरोजाबाद के ASP अनुज चौधरी कथावाचक रितेश्वर महाराज के पैर छूते नजर आ रहे हैं, वो भी पुलिस की वर्दी पहने हुए। अब पुलिस की वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं होती, वो कानून का प्रतीक होती है, संविधान का प्रतीक होती है और उस वर्दी के साथ एक गरिमा जुड़ी होती है। संविधान हर व्यक्ति को अधिकार देता है कि वो किसी भी धर्म का पालन करे, किसी भी गुरु को माने, ये उनकी निजी आस्था है। लेकिन जब आप वर्दी पहनकर सार्वजनिक रूप से किसी कथावाचक के चरणों में झुकते हैं तो सिर्फ आप नहीं झुकते, आपके साथ पूरा पुलिस विभाग झुकता है, कानून झुकता है, संविधान झुकता है। और ये वही अधिकारी हैं जो जहां से तरक्की पाकर फिरोजाबाद पहुंचे थे, वहां पर 10 दिन पहले एक इंस्पेक्टर ने एक मौलाना के पैर छू लिए थे और आशीर्वाद लेते हुए वीडियो सामने आ गया। उसके बाद क्या हुआ? बड़े बड़े अधिकारियों की भावनाएं आहत हुई, पुलिस के नियम खंगाले गए, कौन सी धारा के तहत कार्रवाई हो सकती है ये देखा गया और झट से उस इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया। यानी नियम तब याद आया जब पैर एक तरफ के गुरु के छुए गए और नियम तब भूल गए जब पैर दूसरी तरफ के गुरु के छू लिए गए। ये दोहरा मापदंड है, ये पक्षपात है और ये संविधान का सीधा सीधा अपमान है। लेकिन बोलेगा कौन? बोलने वाले को तो देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की पूरी कहानी का सार क्या है? सार यह है कि जिस पार्टी को कभी बूथ मैनेजमेंट का उस्ताद कहा जाता था, जिसके पास कभी कैडर की फौज हुआ करती थी, जिसके पास कभी हजारों की भीड़ अपने आप जुट जाया करती थी, आज उसी पार्टी के गृह मंत्री की रैली में महिलाओं को झूठ बोलकर लाना पड़ रहा है, छात्रों को पहले से जेल में डालना पड़ रहा है और सरकारी अधिकारियों को भंडारे और आरती में लगाना पड़ रहा है। ये गिरावट है, ये ढलान है, ये वो लक्षण है जो बताते हैं कि जनता का मूड बदल रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने एक वक्त पर स्वीकार कर लिया था कि सत्ता से जाने की बारी है, लेकिन ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है और जो स्वीकार नहीं करता वो ऐसे ही हास्यास्पद स्थितियां पैदा करता रहता है। 61 करोड़ खर्च करके भी अगर ग्राउंड नहीं भर पाता तो सोचिए अगले चुनाव में क्या होगा। कब तक झूठ बोलकर, धोखे से, डरा धमकाकर काम चलेगा? एक वक्त आएगा जब लोग खुद बसों से उतरकर वापस चले जाएंगे, बल्कि ये तो शुरू हो ही गया है। आप देख ही रहे हैं महिलाएं क्या कह रही हैं कि आज के बाद कोई नहीं आएगा। ये आवाज कितनी दूर तक जाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, अब वो पहले वाला जादू नहीं रहा, अब वो पहले वाला रोब नहीं रहा। अब लोग सवाल पूछने लगे हैं, अब लोग जवाब मांगने लगे हैं, अब लोग सड़ा हुआ खाना खाकर तालियां नहीं बजाते, अब लोग पानी में खड़े होकर जय जयकार नहीं करते। तो ये है आज की पूरी कहानी। अलवर से लेकर रांची तक, हरिद्वार के बाबा से लेकर आगरा के ताजमहल तक, फिरोजाबाद के ASP से लेकर सावरकर के तथाकथित विशेषज्ञ तक, हर तरफ एक ही तस्वीर है, फजीहत ही फजीहत। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि 61 करोड़ खर्च करके धोखे से भीड़ जुटाना सही है?
क्या आपको लगता है कि छात्रों को सवाल पूछने से रोकना लोकतंत्र है? क्या आपको लगता है कि सरकारी अधिकारियों का इस तरह किसी एक विचारधारा के पक्ष में झुक जाना संविधान के अनुरूप है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और साथ में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारी वीडियो तो देखते रहते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आज सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जरूर जुड़िए जिससे कि लेटेस्ट खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।